हाँ जी, क्या हाल है। तो मैं राकेश कुमार, ये आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस .sr। तो आप बताइए कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे केपलर्स फर्स्ट लॉ। अच्छा एक बात बताओ, जब आप पढ़ते हो केपलर्स लॉ पढ़ते हो, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो, या फिर कुछ भी मतलब फिजिक्स में आप पढ़ते हो, प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, कोई भी लॉज अगर आप पढ़ते हो तो क्या उसका फील आपके पास मतलब आपको उसका फील आता है या नहीं आता है। कि देखो फिजिक्स अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स में अगर आपको फील नहीं आए तो फिर फिजिक्स पढ़ना बेकार है यार। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, एक ऐसा मतलब कि एक फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है इतना मजे वाला ना कि इसको जितना ज्यादा समझोगे उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा। क्या आएगा? मजा आएगा। और नहीं तो फिर आपको रुला देगा, अगर नहीं समझे तो आपको रुला देगा, और समझ गए तो मजा आएगा। तो आप सोचो कि आपको फिजिक्स का मजा लेना है या फिर फिजिक्स के नाम से रोना है। क्या होते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे जैसे ही 10th पास करते हैं ना, 10th पास करेंगे और 10th पास करने के बाद जैसे ही वो 11th में पहुंचे और इसके बाद फिर उनके आंखों से आंसू गिरना शुरू। क्यों भाई? तो भैया मेरे को फिजिक्स समझ नहीं आ रही। क्यों? ऐसा क्यों? तो होता है क्या ना कि बच्चा 9th में तो पढ़ा नहीं, 10th में पढ़ा नहीं, हाँ बोर्ड की डर से थोड़ी बहुत 10th पढ़ता है, बोर्ड की डर से। ऐसा मत कहो सर हम तो थोड़ी बहुत क्या, हम तो अच्छा खासा 10th पढ़े थे। चलो ठीक है, 100 में से 95, 100 में से 5, चलो 5 नहीं 10 20 25 बच्चा मान के चलो ठीक है पढ़ा। बाकी का क्या हाल? तो बाकी तो मजबूरी में पढ़ रहे हैं। हाँ बाकी जो होते हैं ना मजबूरी में पढ़ रहे होते हैं। यार 10th पास करना है, चलो किसी तरह पढ़ लेते हैं। तो देखो कम से कम जो भी पढ़ते हो कम से कम दिल से पढ़ो, कम से कम उसको दिल से पढ़ो कि नहीं जो आप पढ़ रहे हो। अब चलो पढ़, आप मान लो कि आप 1 घंटे पढ़ते हो, 1 घंटे अगर पढ़ो तो मन से पढ़ो नहीं पढ़ो, बिल्कुल एकदम उसको पढ़ो। आपको एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। एनसीईआरटी कितना अच्छा बुक है। एनसीईआरटी बुक लिखता है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। अब बच्चा क्या करता है कि वो पेंसिल लेगा, उसके नीचे लिख देगा अबे हमरा तो कोई आश्चर्य नहीं होता है, ये हमारा आदत है। अरे भाई वो आपको इसलिए लिखता है ताकि आप उसमें इंटरेस्ट ले। यहाँ बच्चा का तो कोई फीलिंग नहीं आता, कोई इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट तो कहीं और किसी और चीज में है। तो यार ये अच्छी बात नहीं है। जब वो इंटरेस्ट आपको दे रहा तो आप इंटरेस्ट ले। जो इंटरेस्ट दे रहा है उससे आप इंटरेस्ट ले नहीं रहे, और जो इंटरेस्ट नहीं दे रहा आप उसके पीछे भाग रहे कि भाई मेरे को इंटरेस्ट दो। ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्लीज फिजिक्स पढ़ने का तभी मजा आएगा जब आप उसको समझेंगे, उसकी फील को लेंगे। उसको जितना ज्यादा समझोगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है? तो अपने आसपास के डिस्टर्बेंस को बंद कर ले। ठीक है? अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर ले और आराम से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो या फिर किसी पीसफुल पैलेस पे चले जाओ और आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और हमारे वीडियो लेक्चर देखिए, और देखते हुए आप अपना नोट्स भी बनाएं। देखो पढ़ने का मैं एक तरीका बताता हूँ। जब आप पढ़ते हो ना तो एक काम करो, सबसे पहले तो आप बुक पढ़ो। जब भी बुक पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी जैसे ही एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा इसके बाद फिर आप वीडियो भी देखो। क्या करो? आप वीडियो भी देखो। और जब आप बुक पढ़ लिए, वीडियो देख लिए, तो इसके साथ साथ आप नोट्स बना लो। क्या करो? नोट्स बना लो। और जैसे ही नोट्स बनाए इसके बाद फिर आप एमसीक्यू यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करो। और अगर ये न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है, यानी कि कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस किया है। आपने कोई अच्छा सा बेस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आपने मिस कर दिया है। तो एक काम करो, अगर आप फिर से यही चीज करने के बाद अगर आप एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं समझ सकते हैं तो फिर से वीडियोस वगैरह देखो। अगर इसके बावजूद भी अगर वो न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो रहा तो आप क्या करो? आप डायरेक्ट हमें कमेंट करो
कमेंट करो, इक्वेशंस कमेंट में डाल दो कि सर इक्वेशन से मेरे से नहीं हो रहा, आप सॉल्व करके भेज दे, फिर मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तो कम से कम इतना करोगे तभी आपको फिजिक्स का मजा आएगा, और तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगी, और तब जाकर मजा लगेगा, तब जाकर मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ गेन किया, कुछ पढ़ा। ठीक है, तो चलिए आज का प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक है केपलर सेकंड लॉ। आप में से कितने बच्चे जो कि केपलर सेकंड लॉ पढ़े हैं? केपलर्स का जो दूसरा जो नियम है वो क्या है? आप में से कितने बच्चे पढ़े हैं? जो पढ़ा है केपलर सेकंड लॉ और जो अच्छे से शिद्दत से पढ़ा है वो हमें कमेंट करके बताओ कि हाँ सर केपलर्स लॉ ऐसा होता है, उसका कुछ ऐसा नियम है, ऐसा रूल है, ऐसा रेगुलेशन है, जो भी है आप हमें केपलर सेकंड लॉ के बारे में लिख के आप हमें जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से आप हमें कमेंट करो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, जल्दी से। चलो, तो सबसे पहले थोड़ी सी हम कल की बात कर लेंगे, यानी कि पिछले वीडियो लेक्चर की, जो पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में, कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद थोड़ी सी एकदम बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एक एलिप्स था कुछ इस तरह से, और एलिप्स के यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए बोलते थे, और ये क्या कहलाता था? तो एक था सेमी मेजर एक्सिस, ये भी क्या था? सेमी मेजर एक्सिस, ये भी ए के बराबर था। इसके बाद यहां से यहां तक के डिस्टेंस को सेमी माइनर एक्सिस यानी कि बी के बराबर, ये भी सेमी माइनर एक्सिस बी के बराबर, और पूरी एक सेमी माइनर एक्सिस किसके बराबर होता था? तो 2b के बराबर, और सॉरी सेमी माइनर नहीं, पूरी एक माइनर एक्सिस 2b के बराबर, और पूरी एक मेजर एक्सिस किसके बराबर? तो a और a मिलके 2a के बराबर। इसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था कि ये एलिप्स कितनी चपटी हो सकती है। एक किस बात पे निर्भर करता है? तो वो ई जो होता है इस चीज को बताता है कि आखिर ये एलिप्स जो है वो कितना चपटा होगा। इस प्रॉपर्टी किसकी? इस एलिप्स की प्रॉपर्टी को बताता है, और ए इक्वल टू फॉर्मूला ही बताते क्या होता है? तो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बताया था ना। इसके बाद फिर क्या इसमें एलिप्स, इसके बाद फिर इसमें यहां से बताए थे कि यहां, अच्छा सॉरी अपॉन यहां पर ए छूट गया है ना, तो ये बताए थे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। इसके बाद फिर ये बताते कि ये जो ई की जो वैल्यू है वो ई जो होगी वो इसकी ई की वैल्यू वो 0 से बड़ा और साथ साथ 1 से छोटा होगा। इसके बाद ये भी बताते कि अगर ये ई 0 की तरफ टेंड करेगी तो सर्कल बनेगी, और अगर ये ई 1 की तरफ टेंड करेगी तो एलिप्स बनेगी। ये सब बातें जो है, ये सब भी जितनी भी ये सब बातें सारी हो रखी थी। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि एलिप्स में है वो 2 फोकस होते हैं, अगर एक फोकस यहाँ पर तो दूसरी फोकस होगी यहाँ पर। दो में से किसी एक फोकस पर क्या होता है? तो दो में से किसी एक फोकस पर सन सिचुएटेड होता है। और ये बता दें कि जो फोकस से जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है, जो नियरेस्ट पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है? इस सन, यहाँ पर सन से ये वाला पॉइंट नियरेस्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पेरीहेलियन, और इसी को हम पेरीजी भी बोलते हैं, जिसको हम r@p, इसके डिस्टेंस को r@p के रूप में लिखे थे। और r@p क्या था? तो r@p था क्यों? a × 1 - e। इसके साथ साथ क्या बताए थे कि सन से जो फार्देस्ट पॉइंट होता है, ये वाला फार्देस्ट पॉइंट, ये वाला यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एफिलियन। और एफिलियन का ही एक और नाम है क्या? एपोजी, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम RA से रिप्रेजेंट किए थे, और जिसको बताए थे कि इसका फॉर्मूला होता है RA किसके बराबर होता है? तो बताते थे कि A × 1 + E। तो ये सब छोटी छोटी बेसिक बातें, जितनी भी बेसिक बातें, सारी बातें हो रखी थी। आज हमें जो पढ़ना है वो है केपलर्स सेकेंड। कौन सा? तो सेकेंड, केपलर सेकेंड लॉ। तो सबसे पहले हम देखें कि आखिर केपलर सेकेंड लॉ कहता क्या है। केपलर्स सेकेंड लॉ कहता क्या है? यहां पर थोड़ी सी जो बातें होंगी, पहले तो हम बोर्ड की बात करेंगे,
फिर थोड़ी बहुत जनरल कंपटीशन में जो हो सकता है, एसएससी वगैरह, सीजीएल वगैरह में जो क्वेश्चंस, जो जिस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं उसकी भी हम बात कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम लेवल को हाई करके कहां लेके जाएंगे, नीट और आईआईटी लेवल तक। ठीक है, तो आराम से धीरे 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 अपना लेवल हाई करते चलो। जिस तरह से मैं यहां पर लेवल हाई करता हूं उस तरह से आप भी अपना लेवल हाई करो यार, मजा आएगा आपको ही पढ़ने में। फीलिंग देखो, जितना ज्यादा फीलिंग लोगे मजा आएगा। जाहिर सी बात है, बिल्कुल मेरा साफ करना है कि फिजिक्स में जितनी ज्यादा आप फीलिंग लोगे उतना ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है। और नहीं तो फिर तो दुनिया भर के बुक से आप उठा के पढ़ते रहो, दुनिया भर के बुक से आप उठा के पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा। कितना समझोगे? अगर बुक से हर कोई पढ़ लिया होता तो आज दुनिया भर के बुक्स हैं फिजिक्स का पढ़े हुए, हर कोई पढ़ लिया होता, लेकिन नहीं, फिर टीचर की आवश्यकता ही नहीं होती, फिर टीचर की आवश्यकता नहीं थी अगर बुक्स पढ़ने से अगर हर कुछ समझ में आ गया होता तो इस बात को समझो। बुक्स पढ़ते हो अच्छी बात है, आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें अच्छे कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से उसको पढ़ो, कोई इशू नहीं है। बट उस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल्स में यहाँ पर मैं समझाऊंगा और मैं समझा रहा हूँ, समझाता रहूंगा भी, उसको समझो, उसका बेनिफिट लो। ना कोई पैसा ना कोई चार्ज, कुछ तो आपसे लग नहीं रहा। मैंने तो यहां तक यही बोला यार कि तेरे को सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है करो, मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन पढ़ो, इसका बेनिफिट लो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, केपलर सेकंड लॉ। अच्छा, तो केपलर सेकंड लॉ जो भी आप लोग बुक से पढ़े होंगे, उस बुक में आपने केपलर सेकंड लॉ के बारे में क्या पढ़ा, वो चीज आप सबसे पहले हमें कमेंट करो कि आपने केपलर सेकंड लॉ के बारे में अपने बुक्स में आपने क्या पढ़ा, या फिर आपने अपने टीचर से क्या पढ़ा, आपके टीचर्स ने क्या पढ़ा है केपलर सेकंड लॉ के बारे में, वो चीज आप हमें कमेंट करो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। मैं थोड़ा बहुत कमेंट देखता हूं जल्दी से। चलो, तो देखो केपलर सेकंड लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। केपलर सेकंड लॉ जो है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, केपलर सेकंड लॉ। देखो केपलर सेकंड लॉ का पहले लॉ लिख देते कि इसका लॉ कहता क्या है। लॉ कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग a planet to the sun swipes equal area in equal interval of time। बस केपलर सेकंड लॉ यहां पर खत्म। केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर कोई सूर्य जो है, अगर कोई ग्रह जो है, वो ग्रह अगर किसी इलिप्टिकल पाथ पर सूर्य के चारों ओर घूम रही है, सन के चारों ओर रोटेट हो रही है, सूर्य के चारों ओर रोटेट हो रही है, तो वो रोटेशन के दौरान इक्वल टाइम इंटरवल में, समान समय अंतराल में वो समान एरिया तय करेगा, समान क्षेत्रफल चलेगा। समझो इस बात को। यहां पर आप कुछ इस तरह से ऐसे एलिप्स बना लो, ये लो, एलिप्स हो गया। नहीं, उतना मजा का एलिप्स नहीं बन रहा है, एक मिनट, ऐसे ऐसे ये वाला थोड़ा तिरछा हो गया है, ये बिल्कुल मिड में नहीं आया, बीच में वाई एक्सिस। ये लो एलिप्स। एलिप्स में क्या होता है, यहां पर एक फोकस पर क्या था, सन था। यहां पर अगर सन है, सन, इसके इर्द गिर्द क्या होंगे, प्लेनेट घूमेंगे। अगर प्लेनेट ऐसे घूम रहा है, यहां से अगर इस तरफ जा रहा है तो वो घूमते 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 एक बार यहां पर आएगा। यानी कि प्लेनेट अभी अगर इसका पेरीहेलियन पर है,
पेरीहेलियन पर है तो घूमते 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 कहां पर आएगा, एफिलियन पर, एफिलियन पर, और फिर एफिलियन से ऊपर की तरफ ऐसे घूमते 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 फिर से पेरीहेलियन, एक बार पेरीहेलियन, फिर एक बार एफिलियन, फिर घूम के एक बार पेरीहेलियन, फिर घूम के एक बार एफिलियन, इस तरह से प्लेनेट घूम रहा है। तो कहता है क्या कि जब प्लेनेट जब मूव करेगा, घूमेगा, इस पर चक्कर लगाएगा, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वाइप करेगा। यानी कि मान लो कि अगर प्लेनेट, इसको भी हटाओ थोड़ा सा, मान लो कि प्लेनेट यहां पर है, यहां पर है P4 प्लेनेट, ठीक है, और वो घूम के मान लो, इस एरो को भी थोड़ा सा हटाओ, यहां से यहां पर आ गया, यहां पर अब आ गया P डैश पर, पहले था P पर, अब आ गया P डैश पर। तो क्या होगा कि प्लेनेट जो यहां से इस सन के लाइन ज्वाइनिंग से जो एरिया जो स्वाइप करेगा, एरिया यहां पे कितना चलेगा, कुछ इतना एरिया ऐसा चलेगा, ये एरिया स्वाइप करेगा। तो एरिया जितना यहां पर टी टाइम में एरिया चला है, उतना ही एरिया हर जगह ये स्वाइप करेगा। यानी कि अगर इस तरफ हम इसकी एरिया को ले तो इस तरफ भी अप्रोक्सीमेट ये इतना ही एरिया चलेगा, इतना ही एरिया अप्रोक्सीमेट चलेगा। जितना यहां पर टी टाइम में जितना एरिया यहां पर कवर किया, उतना ही टी टाइम में इस प्लेनेट को यहां पर भी एरिया कवर करना चाहिए। यही कहता है केपलर सेकेंड लॉ। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया होना चाहिए, कि यानी कि यहां पर एरिया अगर ये है तो यहां पर भी इसकी एरिया कितना होगा, ए होगा, ए। यानी कि यहां पर अगर एरिया ए चला है तो यहां पर भी एरिया ए ही चलेगा, और यहां पर अगर टी टाइम में ए एरिया चला तो यहां पर भी वो टी टाइम में ही एरिया चलेगा। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो स्वाइप हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। यानी कि व्हेन अ प्लैनेट स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। और ये जो एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ सर, तो यानी कि dA/dt आपका कांस्टेंट होना चाहिए। यही कहता है केपलर सेकेंड लॉ। बस केपलर सेकेंड लॉ खत्म है, इतना जल्दी। अभी तो बोर्ड देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी डिटेल से बताएंगे, अब आ गया औकात पर इतने यहीं पे खत्म कर दीजिएगा। अरे नहीं भाई, आपका अगर आप भारती भवन बुक पढ़ते होंगे, भारती भवन बिहार में तो खास तौर पे भारती भवन ही चलता है, तो जब आप भारतीय में पढ़ते हो तो भारतीय ने बस यही इतना पर खत्म कर दिया है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। लेकिन नहीं, आखिर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट कैसी होगी ये भी हम यहां पर दिखाएंगे। इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कैसे स्वाइप करेगा वो भी हम यहां पर दिखाएंगे। हर चीज की एक एक जिक्र करेंगे। आप यहां पर भी देख रहे हो कि यहां पर एरिया कुछ ज्यादा है, यहां पर एरिया कम है, ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी जिक्र भी करेंगे। आपको यह भी लग रहा होगा कि यही सर यहां पर जब वही टी टाइम में जब इतना एरिया चल जा रहा है और उसी टी टाइम में जब इतना एरिया चल रहा है, तो का प्लेनेटवा कहीं पे ज्यादा तेज कहीं पे ज्यादा धीरे चल रहा है का, उसकी भी जिक्र करेंगे। उसकी भी जिक्र करेंगे कि क्या प्लेनेट यहां पर तेज चल रहा है इसलिए यहां पे ज्यादा एरिया चल दिया है वही टाइम में जिस टाइम में यहां पर कम एरिया चला। बिल्कुल हाँ सही है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप सही सोच रहे हो, ठीक है। तो देखो होता है क्या कि जब प्लेनेट पेरिजी को क्रॉस कर रहा होता है, किसको, पेरिजी, इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, पेरिजी। इस वाले पॉइंट को यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये वाला जो पॉइंट है उसको क्या हम बोलते हैं, पेरिजी। तो जब प्लेनेट पेरिजी को जब क्रॉस करता है तो यहां पर इसकी लीनियर स्पीड, क्या हम बोल रहे हैं, लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड इज
मैक्सिमम एट, एक मिनट, बड़े ऐसे लेते हैं, लिखो कि व्हेन प्लैनेट क्रॉस, नहीं, ऐसे डायरेक्ट इसको ऐसे लिखो, व्हेन, हाँ ठीक है, व्हेन प्लैनेट passes through perihelion और पेरिजी, पेरिहेलियन को ही क्या कहते हैं, पेरिजी। तो व्हेन प्लैनेट पासिस थ्रू पेरिजी और पेरिहेलियन, देन इट्स linear speed increase and when planet passes through aphelion और एपोजी, then its linear speed decrease। यानी कि जब प्लेनेट ऐसे मूव करते 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 यहां से ऐसे मूव करते 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 जैसे ही ये पेरिजी को पास कर रहा होगा, पेरिजी को पास करते हुए, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पेरिजी को पास करते वक्त इस प्लेनेट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब जैसे ही ये पेरिजी को पास कर जाएगा, तो पास करने के बाद आफ्टर पेरिजी, पास थ्रू एफिलियन यानी कि पेरिजी के बाद, आफ्टर पेरिजी जब एफिलियन पर जाएगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, यहां पर इसका स्पीड कम जाएगा, इसका लिनियर स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यानी कि पेरिजी पर स्पीड क्या होता है, तो यहां पर जो स्पीड है वो होता है मैक्सिमम, क्या होता है वो, मैक्सिमम। और एपोजी पर यानी कि एफिलियन पर जो लीनियर स्पीड है वो क्या होता है, तो वो होता है बच्चों मिनिमम। नोट कर ले इसको, क्या कि पेरिजी पर लीनियर स्पीड इज मैक्सिमम एट पेरिजी एंड लीनियर स्पीड इज मिनिमम एट एपोजी। यानी कि जब ये प्लैनेट घूमते घूमते, प्लैनेट यहां से ऐसे घूम रहा है गोल गोल घूमते घूमते, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे रोटेट तो होगा ना जी। प्लैनेट जो मूव कर रहा है इसके चारों जो रोटेट हो रहा है, सन के चारों, यहां पर सन है, तो वो अपने एक्सिस पे रोटेशन करते हुए ना जाएगा। तो ऐसे घूमते यानी कि वो प्लैनेट साथ साथ इस तरह से ऐसे घूमते इस तरह से ऐसे घूमते आराम से। अब जैसे ही यहां पर आएगा इसका स्पीड क्या हो जाएगा, पेरिजी के जैसे ही नजदीक पहुंचेगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब स्पीड बढ़ेगा तो एक बात बताओ, तुम कहीं से क्रॉस करो, तुम्हारा स्पीड ज्यादा है तो क्या करेगा, कम टाइम में ज्यादा दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर कर लेंगे। और जब तुम्हारा स्पीड स्लो हो जाएगा तो जिस टाइम में तुम ज्यादा तुम दूरी तय किया उसी टाइम में तुम दूरी क्या करेगा, कम तय करेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसका स्पीड क्या था, ज्यादा था, स्पीड ज्यादा था। तो स्पीड ज्यादा था तो यहां पर क्या हो गया कि यहां पर स्पीड ज्यादा था, और स्पीड ज्यादा होने की वजह से उसी जिस टी टाइम में यहां पर इतना डिस्टेंस चला है, यहां से इतना जो डिस्टेंस चला है, उसी टाइम में यहां पर कम डिस्टेंस चला। तो यहीं सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इक्वल एरिया भी देखने में इक्वल नहीं लग रहा है, डिस्टेंस कह रहे हैं वही टाइम टी में डिस्टेंस भी कम, ऐसे कैसे हो रहा है। तो अरे भाई ऐसे इसलिए हो रहा है, देखो ये वाला एरिया इतना बड़ा है,
इतना बड़ा है, और ए वाली मतलब कि ये पूरी जो एरिया है इतना बड़ा है, और ए वाली एरिया क्या है, छोटा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा यूं, ऐसा इसलिए भाई, ऐसा ये इसलिए है कि ये एरिया यहाँ पर स्पीड सूरज के नज़दीक, यहाँ पे इसका स्पीड बढ़ गया तो ज़्यादा एरिया ट्रैक किया है, ज़्यादा एरिया। और इसको मैं सूरज के लाइन है जो सन है, सन की लाइन ज्वाइनिंग से अगर एरिया इसको खींचो तो यहाँ से हमको इसको खींच के इसके इक्वल एरिया हमें ये एरिया यहाँ से लेनी है। तो यहाँ से तो इसको तो हमें लॉन्ग, इसको थोड़ा सा इस तरह से इसको स्ट्रेच, इसको खींच के हमको लाना पड़ेगा ना। यहाँ पर इसको आप खींचोगे, अगर मान लो कि ये सन यहाँ पर ना होके यहाँ पे होता है इस वाले फोकस पे, सपोज आप ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझो कि अगर ये सन यहाँ पर ना होके यहाँ पर होता, और अगर ये रबड़ का यहाँ पे दो ऐसे ऐसे क्लिप लगा दो और ये सन यहाँ पे नो कि यहाँ पे दो, तो क्या होता है, इसको आप खींचोगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे पतला होगा, ऊपर से सिकुड़ेगा और धीरे क्या हो जाएगा, पतला होगा, और ऐसे लंबा पूरा खींच जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला फैल के ऐसे चौड़ा हो जाएगा, ये ऐसे फैल जाएगा और ये ऐसे पतला होके आगे बढ़ेगा। सेम चीज यहां पर हुआ है, सेम थिंग्स यहां पर हुआ है। क्या? यहां पर इसकी एरिया, जितनी एरिया यहां पर है उतना ही एरिया यहां पर भी है। बस फर्क कितना है कि यहां पर सन है तो हम सन के लाइन ज्वाइनिंग से हम एरिया को ड्रा किए हैं, तो इसलिए हम एरिया को इस तरह से शो किए हैं। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? तो क्या, अच्छा तो लीनियर स्पीड जो है वो कभी मैक्सिमम हो रहा है, कभी मिनिमम हो रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी धीम हो रहा है, कभी स्पीड उसका बढ़ जा रहा है, पेरिजी पर स्पीड बढ़ जा रहा है और एपोजी पर स्पीड घट जा रहा है। अच्छा बताओ, अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी में अब हमारा अर्थ कहां पर होगा, एपोजी पर होगा या पेरिजी पर होगा, यानी कि सूरज के नजदीक हो गया, सूरज के दूर होगा? बताओ जल्दी से आप कमेंट करो कि अभी ठंडी का मौसम है, इस ठंडी के मौसम में जो जो हमारा जो अर्थ है वो अर्थ कहां पर होगा, पेरिजी के आसपास में होगा या फिर एपोजी के आसपास में होगा? जाहिर सी बात है कि एपोजी के आसपास में होगा, एपोजी के आसपास में होगा, सूरज से दूर होगा। अच्छा खैर, तो मेरा कहने का मतलब कि इसका जो स्पीड है, लीनियर स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, सिर्फ इसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यानी कि लीनियर वेलोसिटी डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। लीनियर वेलोसिटी डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो, मैंने और क्या कहा कि जब ये प्लेनेट यहां से घूमते घूमते जब ये पेरिजी को क्रॉस करेगा तो यहां पे मार दे कि इसका स्पीड है कितना है, तो इसका स्पीड है v1। कोई दिक्कत? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। लीनियर स्पीड क्या है? लीनियर स्पीड वेरिएबल। लीनियर स्पीड का तो या वेलोसिटी का तो क्या है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर क्या है, चेंज हो रहा है। तो मान लो कि पेरिजी पर इसका स्पीड क्या है, v1, और एपोजी पर जब यहां पे क्रॉस कर रहा होगा, इसको भी थोड़ा सा हटाओ, जब क्रॉस कर रहा होगा तो यहां पे स्पीड कितना है, यहां पे स्पीड हम कर लेते हैं v2। तो मैंने क्या कहा कि पेरिजी का स्पीड एपोजी के स्पीड से ज्यादा होगा, पेरिजी का स्पीड एपोजी के स्पीड से ज्यादा होगा। तो यानी कि v1 जो है, मैं इसको यहां पे मिला दूं यहां पे, तो यहां से हमें क्लियर ये बात पता चले कि v1 क्या, हम ऐसा कि v1 इज ग्रेटर देन v2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्या कि v1 इज ग्रेटर देन v2, और इसके बाद v1 इज ग्रेटर देन v2। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद इसको मैं इरेज करता हूं, इसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाइए, फिर आगे की बात करते हैं, क्योंकि मेरे को इरेज करना है। जल्दी से हो गया? मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? तो अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करते चलो। अगर समझ में आ रही है आपको, मैं ये सब अभी इरेज करता हूं। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है, फीलिंग आ रही है,
तो आप हमें कमेंट करके बताओ यार। देखो जब तक ज़िंदगी में देखो मज़ा, लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है मज़ा। जब तक आप मज़ा लेके नहीं ना पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। लाइफ का एक अपने जीवन का बहुत बड़ा एक हिस्सा है मज़ा लेना। तो जब भी मतलब हर कुछ वही मत समझो यार। तो मतलब कहने का है कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेके मज़े लेके पढ़ो, तभी आपको समझ में आएगी, वरना ऐसे नहीं आएगी। वो तो फिर ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, नहीं तो फिर वही रट्टा मारते रहो, रट्टा मारते रहो, रट्टा मार मार के तो मतलब कि क्या बोलते हैं वो, आपने 3 इडियट्स देखा हो कि क्या कि सर्कस में चाबुक के डर से तो फिर शेर भी मतलब कि वो है ना, आपने वो डायलॉग सुना होगा। तो फिर उससे फ़ायदा क्या है? वही फिर वेल ट्रेंड, उसको वेल एजुकेटेड नहीं बोलते। तो आप उस बात को समझो, जब तक आपको समझ में नहीं, जब तक आप मज़े लेके आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आपको फील नहीं आएगी ना, तब तक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखो तो हमें क्या करना है कि dA अपॉन dt इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? कांस्टेंट प्रूफ करना है। ये बात तो क्लियर है, इसको तो प्रूफ करना ही करना, इसको तो करेंगे ही, बट अभी रुक के इसको करेंगे, लेकिन अभी रुक के पहले इधर की कहानी निपटा ले इसके बाद। तो जब ये प्लैनेट यहां से ऐसे गुजरेगा इसके पेरिजी से, तो इसका v1 क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? v2 से। ये बात को मैंने अभी कहा जस्ट कि अगर कि पेरिजी पर प्लैनेट की स्पीड ज़्यादा होती है और एपोजी पर कम होती है। तो एपोजी पर कितना स्पीड है? तो वो है v2, और पेरिजी पर स्पीड कितना है? वो है v1, यानी कि v1 v2 से ज़्यादा होगा। अच्छा, जितना एरिया यहाँ पर टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है, उतना ही एरिया यहाँ पर भी टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है। जितना ही एरिया यहां पर टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है, वो उतना ही एरिया यहां पर भी टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है। और अगर हम इसको, इस एरिया को अगर A1 लिख दें और इस एरिया को अगर T1 लिख दें, और अगर हम इस एरिया को हम A2 लिख दें और इस एरिया को T2 लिख दें, सॉरी टाइम को T2 लिख दें, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि A1 अपॉन T1 इक्वल टू A2 अपॉन T2? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो सर कांस्टेंट हो रहा है, यही तो कांस्टेंट हो रहा है। क्योंकि जितनी यहां पर A1 चला है उतना ही यहां पर A2 भी चला है। जितना T1 टाइम यहां पर जितना T1 लिया है, उतना ही यहां पर T2 भी लिया है चलने में। अब इसी को हम क्या, इसी को अब हमें प्रूफ करना है कि A1 अपॉन T1 बराबर A2 अपॉन T2 बराबर क्या? कांस्टेंट। अगर ये इक्वल एरिया नहीं कर रहा होता, इक्वल टाइम इंटरवल नहीं लेता, जैसे मान लो कि अगर हम एक और इलिप्स लें, समथिंग लाइक दिस, समझो कि इलिप्स ही है, यहां पर हो जाएगा सन। मान लो कि यहां पे एरिया चला इतना, यहां पे है एरिया A1 और टाइम T1, ठीक है। दूसरी एरिया यहां पर, कुछ एरिया यहां पर, तीसरी, चौथी एरिया यहां पर, ठीक है। ये सब एरिया है, एरिया स्वाइप बाय द प्लैनेट। एरिया स्वाइप बाय प्लैनेट है, ठीक है। अब देखो, मान लो कि यहां पर T1 टाइम में A1 एरिया चला, यहां पर मान लिए कि T2 टाइम में A2 एरिया चला, यहां पे मान लेते हैं कि T3 टाइम में A3 एरिया चला, और यहां पर T4 टाइम में A4 एरिया चला है। तो क्या हम यहां पर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? क्या A1 T1, A2 T2, A3 T3, A4 T4, ये सब जो जितनी भी एरिया है, क्या ये एरिया आपस में कांस्टेंट रहेगी? नहीं भाई, यहां पर टाइम अलग अलग हो रहा, टाइम क्या हो जा रहा? अलग अलग। इसके साथ साथ इसकी एरिया भी क्या हो जा रही?
अलग अलग हो जा रहा। एरिया भी वेरिएबल है, एरिया भी अलग अलग है, तो यहां पर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, यानी कि A1 अपॉन T1 इक्वल टू नॉट A2 अपॉन T2 इक्वल टू नॉट A3 अपॉन T3 इक्वल टू नॉट A4 अपॉन T4। समझ में आया? यहां पर एरियल, क्योंकि यहां पर एरिया जो A1 था उतना ही एरिया A2 भी था, जितना टाइम T1 था उतना ही टाइम T2 भी था, तो इसलिए यहां पर एरियल वेलोसिटी ज्यादा हुआ, इसलिए यहां पर टाइम A1 अपॉन T1 बराबर A1 अपॉन T2 कांस्टेंट रहा। लेकिन यहां पर जो प्लेनेट सॉरी यहां पर जो प्लेनेट है जो स्वाइप कर रहा है, तो J1 एरिया जो चला है वो T1 टाइम में चला है, J2 एरिया जो चला है वो T2 टाइम यानी कि अलग टाइम में चला है, अलग एरिया चला है, कहीं कुछ ज्यादा कहीं पे कुछ कम, कहीं पे कुछ ज्यादा कहीं पे कुछ कम, यानी कि अलग अलग टाइम में अलग अलग एरिया स्वाइप कर रहा। तो यहां पर अब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहा, यानी कि यहां पर एरियल वेलोसिटी डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि एरियल वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं dA अपॉन dt कैसे कांस्टेंट होगी इसके बारे में। ठीक है, तो चलो इसको अभी रेज करते हैं। ओह शिट। अच्छा चलो अभी इतना बच रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी का वीडियो कहीं पे आप जब हम हटेंगे साइड में कहीं पे हुए होंगे ना, तो आप उसको पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाया, फिर हम आगे की बात करते हैं। हो गया? चलिए अब देखो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रहा है। यहां से जो है प्रूफ वाली बात है कि dA अपॉन dt कांस्टेंट कैसे, तो यहां से जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। तो अब जो हम करेंगे एरियल वेलोसिटी यानी कि dA अपॉन dt इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। ये वाली बात को आप बिल्कुल ध्यान से एकदम गौर से इसको देखेंगे और गौर से इसको समझेंगे। आपने अगर एक पॉइंट भी, भाई अगर तुमने एक पॉइंट भी मिस किया ना, तो समझो कि वो आपने बहुत बड़ा पल, अपना बहुत बड़ा क्षण खो दिया। ठीक है, देखो ऐसी बात नहीं है, हम भी जब पढ़ते थे तो मेरे को भी फिजिक्स समझ में नहीं आता था, मेरे को भी फिजिक्स समझ में पहले नहीं आता था। हुआ क्या कि जब 12th पास आउट हुए, और 12th पास आउट के बाद सच्चाई यही है कि मेरे को 12th तक की भी मतलब कि फिजिक्स पढ़ते थे, आती थी समझ, लेकिन उतना नहीं जितना मतलब कि होना चाहिए। नॉर्मली से ठीक ठाक था, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। तो आफ्टर ऑल जब 12th के बाद जब थोड़ी बहुत हम बुक्स को अपने मन से फिर जैसे कभी खाली टाइम में बुक्स को पढ़ना शुरू किए, पढ़ते गए, और इसके बाद फिर जब पढ़ते गए, जब पढ़ने का एक जब मैंने रियाज बना, लेकिन ये मुझे डेली ये बुक्स पढ़ना ही है। तो देखो आप जब आप रियाज बना लोगे, डेली आप किसी चीज़ को बुक्स को आप पढ़ोगे ना, तो आपको एक जैसे देखो आपको स्टोरी के बुक्स पढ़ने की हैबिट हो जाती है, किसी को नोवेल पढ़ने की हैबिट हो जाती है। तो उसी तरह से आप फिजिक्स को भी ले लो। आप समझो कि आप स्टोरी पढ़ रहे हो, नोवेल आप कैसे पढ़ते हो, पूरी तरह से आप रियलाइज करके नोवेल पढ़ते हो, तो उसी तरह से आप फिजिक्स भी पढ़ो। सीरियल, खास करके लड़कियां क्या होती है कि लड़कियां सीरियल की इतनी ज़्यादा दीवानी होती है, अरे भाई सीरियल में कल क्या होने वाला उसका भी कल्पना वो आज कर ली होती है। सोचो सीरियल में कल क्या होगा उसका कल्पना वो आज कर ली होती है ना। ससुराल सिमरन का, ऐसे क्या क्या बहुत सारे सीरियल्स हैं। तब सोचो हमारे भी घर में बहन है, वो भी सीरियल देखती है, और वो भी मतलब सोचो कि अगर उसे अगर बाय द वे आप फिजिक्स पढ़ने के लिए बोले या फिर कुछ भी पढ़ने के लिए बोले, तो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, उतना ज़्यादा वो इमेजिनेशन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, कहाँ रोटेट हो रहा है, किस तरह से रोटेशन करता है, न्यूक्लियस क्या होती है। लेकिन वही सीरियल में कल है इसे, कल का नहीं ऐसे बचता ही कि ना बचता ही। अरे भाई तुम उसका टेंशन क्यों ले रहे हो सीरियल का कि कल बचते ही कि ना बचते ही, फलाने में मतलब हद है।
तो आप जितना इंपॉर्टेंस उस सीरियल को आप लाइफ में देते हो, खास करके लड़कियां, उतना ही इंपॉर्टेंस इसके थ्योरी को, इसके कॉन्सेप्ट को दिया करो। तब देखो फिजिक्स का कैसे तड़का लगता है। फिर लाइफ में आप सीरियल देखो, जितना आपको सीरियल देखना है देखो, 12th पास आउट कर जाओ, नीट क्रैक कर लो, आराम से फिर सीरियल देखो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मेरे को प्रूफ करना है dA/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां पर सबसे पहले फिर से हम वही बनाएंगे, एलिप्स। इस बार थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। चलो, इसको भी अभी लाइन को भी हटा ही दो, नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये एलिप्स बन गया। एलिप्स का यहाँ पर क्या था, सन था। अच्छा, और यहाँ पर मैंने बताया था कि एरिया ऐसे, और एक एरिया मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया था कुछ। ये एक एरिया यहाँ पर ऐसे जो मैंने बनाया था पेरीहेलियन पर। ठीक है, यह एफिहेलियन का एरिया है। ठीक है, यह है सन, यहाँ पर बड़ा सा सन हम बना दिए, ये लो। ठीक है, सूर्य भगवान है यहाँ पर, सूर्य। अब देखो, सूर्य गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, छोड़ो भाई, तुम लोग फिर कमेंट करोगे सर आप तो गलत लिखते हैं। देखो हिंदी में थोड़ी बहुत मेरे को मिस्टेक हो जाता है, तो थोड़ा आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या कहा कि जब प्लेनेट इसके पेरीजी या फिर पेरीहेलियन से क्रॉस करता है तो इसका स्पीड ज़्यादा होता है, मान ली कि वो स्पीड होगा v1। और जब भी प्लेनेट एपोजी से क्रॉस कर रहा होगा यानी कि एफिलियन से, तो इसका स्पीड कितना होगा, तो वो मान लेते हैं कि वो है v2। और मैंने ये बताया कि v1 क्या होगा, v2 से बड़ा होगा, क्योंकि इसका लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज हो रहा होता है, वेरिएबल होता है, चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ। यहाँ पर कुछ और, इस पॉइंट पर, और खासतौर पे लीनियर स्पीड कौन सा, तो इंस्टेंट लीनियर स्पीड, इंस्टेंट। जिस वक्त हमारी नजर इस एलिप्स पर पड़ी, और जिस वक्त हमारी नजर इस एलिप्स पर पड़ी, और जैसे ही मैंने उसका स्पीड देखा तो मालूम पड़ा कि उसका कुछ स्पीड इधर को भाग रहा है। यहां पर देखा तो इसका स्पीड कुछ इधर को, यानी कि सीधा ऐसे भागेगा। तो v1 या v2, यहां पर v1, यहां पर v2, और v1 क्या है, v2 से ज्यादा है। एक काम करते हैं, क्या हम इसमें से एक छोटा सा एरिया काट सकते हैं। मान लो कि प्लेनेट यहाँ से ऐसे घूम रहा है, इतना एरिया स्वाइप किया, यहाँ पे घूम रहा है, इतना स्वाइप किया। मान लो कि यहाँ से घूमते घूमते प्लेनेट यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा इस सन को भी इरेज करके हम नीचे लिख देते हैं, सन। ये घूमते घूमते यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये वाली एरिया की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, जब ये प्लेनेट यहाँ पर घूमते घूमते आ गया, मान लीजिए कि यहाँ से प्लेनेट क्रॉस करा था v1 कितना में, तो t1 टाइम में। यहाँ पर v2 क्रॉस करा था कितना में, तो मान लीजिए t2 टाइम में। यहाँ पर भी मान लीजिए कि प्लेनेट ऐसे क्रॉस कर रहा होगा। अब यहाँ पर टाइम t1 t2 v1 v2 ये सब दे रहे हैं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, प्लेनेट इसी तरह से तो एरिया स्वाइप करता चल रहा है, एरिया स्वाइप करता हुआ चल रहा है। मैंने क्या किया कि इसमें से एक छोटा सा एरिया को मैंने काट के निकाल लिया, एकदम छोटा सा एरिया, ये लो, एकदम एक छोटा सा एरिया मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे छोटा सा एरिया काटा और निकाल लिया इसको बाहर। जब ये छोटा सा एरिया काटेंगे तो छोटी सी एरिया कितनी होगी, छोटी सी एरिया कहलाएगी dA। अच्छा ठीक है, और एक मिनट थोड़ा सा इसको इधर हटाओ। छोटी सी जो एरिया है इस तरफ लिखते हैं, वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी dA। छोटी सी, अच्छा छोटी सी यहाँ पर टाइम भी, छोटी सी टाइम इंटरवल में छोटा सा एरिया ट्रेवल करेगा, छोटी सी टाइम इंटरवल में छोटी सी एरिया चलेगा, एकदम छोटा सा एरिया। ये छोटा है, ये और भी छोटा है, मैं तो भैया इसको इतना बड़ा, इसको जूम करके
ये देखो ये एकदम काफ़ी छोटा है, लो ना इतना छोटा है, इससे भी छोटा है, इतना ही नहीं इससे भी छोटा है। तो छोटी सी टाइम इंटरवल क्या लिखेंगे, डी टी। छोटी सी एरिया डी ए, छोटी सी एरिया डी ए, छोटी सी टाइम इंटरवल डी टी। और ये किस स्पीड से इधर से जा रहा है, तो इस तरह से स्पीड से माने जा रहे हैं भी से, किधर से कितना से, मान ली कि भी से जा रहा है। ये V1 V2 हर जगह अलग अलग होगा भाई, इस बात को हमें पता है, लेकिन मान ली कि यहां पर इसकी स्पीड भी है और ये भी स्पीड से डी टी टाइम में यहां से चल रहा है, इसकी एरिया है डी ए। अगर मान ली यहां पे अगर आपसे हम पूछे कि भैया यहां से यहां डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो इसकी डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि क्या कर दोगे, यहाँ पे टाइम लग रहा है t1, तो इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, v1 इंटू t1। यहाँ पे अगर आपसे स्पीड पूछे, यहाँ पे अगर आपसे डिस्टेंस पूछे कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली कह दो क्या कि v2 t2। तो यहाँ पर भी अगर हमें छोटा सा जो डिस्टेंस की बात करें, तो छोटा सा जो डिस्टेंस जो चला है वो छोटा सा डिस्टेंस कितना चला होगा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ये तो भी डी टी चला है, सर कितना चला है, भी डी टी चला है। ठीक है, अब इसी चीज को फिर से एक बार हमको बनाना पड़ेगा। चलो इस लाइन को भी हटा ही दो, बस मैं इसको इलिप्स बनाने के लिए मैं इसको ड्रा किया था। चलो ठीक है, यहाँ पर है सन, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये छोटी वाली एरिया, ये लो छोटा वाला एरिया। अभी इसको बड़ा बना दो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी कुछ हमें बात करनी है इसके ऊपर। यहाँ पे जो छोटा वाला है जो चला है वो किसके बराबर, ये वाली चला है, ये वाली डिस्टेंस कितना चला है, तो ये वाली डिस्टेंस चला है dt, कितना है वो dt है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये r के बराबर, तो ये वाली r के बराबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको वेक्टर r कह सकते हैं, अगर इसको हम आगे बढ़ा के ले जाए, वेक्टर इसको अगर हम ले तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको आगे बढ़ा के इसको ऐसे डॉट डॉट करके आगे ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेक्टर r। और जब ये वेक्टर r बनेगा तो यहां पर देखो ये वाला क्या इसके साथ एंगल बन रहा है, कौन बन रहा है, एंगल कितना, तो मानते कि एंगल थीटा, कितना एंगल बन रहा है, थीटा। अब इसी को थोड़ा सा इस छोटे वाले एरिया, जो छोटी वाली एरिया है इसको जूम करो, ये जो छोटी वाली जो एरिया है इसको जूम करो, किसको, इसको जूम करो। इसको जूम करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ दिखेगा हमें ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा था और वो कुछ ऐसा था, ऐसा था ना। और मैंने क्या कहा था, यहाँ पर था सन, यहाँ पर था सन, और साथ साथ ये वाला था वेक्टर r, ये था वेक्टर r। एक क्या था, इस वेक्टर को मैंने क्या किया है, आगे बढ़ा दिया है वेक्टर r। यहां पर एंगल कितना है, यहां पर एंगल है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली एंगल कितनी होगी, सिर्फ ये वाली एंगल, तो ये वाली एंगल कितनी होगी, तो यहां से यहां तक की पूरी कितना 180, तो ये वाली एंगल कितना थीटा, तो ये वाली एंगल कितना बच जाएगा, ये वाला एंगल बच जाएगा कितना, तो 180 माइनस थीटा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यस सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल एकदम कोई डाउट नहीं सर, दिल से कह रहे हैं सर, कोई डाउट नहीं सर, हम समझ गए कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा। अच्छा अब क्या करो कि अब आप इसमें एक यहां से आप एक इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर। इसका नाम रख लिए ओ पी, इस आर को तो देते आर ओ पी, इसका नाम रख दिए क्यू, ओ पी क्यू, हाँ ओ पी क्यू, आर तो दिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम देते हैं एस, इस पॉइंट का नाम रखते हैं एस यहाँ पर, ठीक है। एंगल ये वाला कितना है, तो वो है 180 माइनस थीटा।
क्या आपको इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है? एक कौन सा? तो एक है ट्रायंगल OPQ। एक कौन सा? तो एक है ट्रायंगल कौन सा? OPQ। और क्या है कि छोटी सी आपको ट्रायंगल दिख रही है ये वाली। अई सर ये तो अंदर उधर का हो गए जी, ये तोरा ट्रायंगल कहाँ से दिखतो जी? ये ट्रायंगल है तो बतिया मुँह थी मतलब ये ट्रायंगल है, कोनो एंगल से तोरा ट्रायंगल लगी था बा? ये माराते नहीं अथी है जी, ये ऐसे ढलान ही बनल। अरे भाई ढलान नहीं बना हुआ है। एक बात बताओ, इसके कर्व में से अगर छोटा सा एकदम जो एरिया जो हम काटे हो क्या कि बहुत छोटा सा, ये भी इतना तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं काटे, एकदम छोटा सा। अगर आप मैं इसको आपको ऐसे अगर दिखाऊं, मेरे हाथ से निकल नहीं रहा है रिंग, अगर मैं इस रिंग को अगर बात करूं तो मैं भी निकाल के दिखलाता हूं। देखो कभी कभी ना कुछ चीज़ें थोड़ा सा दिखने में बड़ा मज़ा आता है। देखिए अगर वो चीज़ अगर आप रियलाइज करके देखो तो आपको थोड़ा सा बड़ा अच्छा से समझ में आएगा और मज़ा आएगा आपको। ठीक है, थोड़ी सी हाँ एक काम करो, इसमें से हम एक छोटा सा आपको एरिया काटना है। तो ये हो गई सेंटर, और इस सेंटर से ध्यान से कि इस सेंटर से ये होगी, बीच में हो गई सेंटर, यहाँ पे है सेंटर। यहाँ से दो पॉइंट लो, ये एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। तो ये छोटा सा जब यहाँ से यहाँ तक कि इसका टुकड़ा जो काटोगे, यहाँ पे हम मार्क करते हैं यहाँ से यहाँ तक की एक टुकड़ा, तो छोटा वाला टुकड़ा क्या आपको दिखेगा? ये मार्क आपको कैसा दिखेगा? आपको सीधा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। तो मैंने वही इसको तो किया है भाई, मैंने यही छोटी एरिया तो काटी है। तो ये छोटी एरिया वो कैसे दिखेगी? तो वो दिखेगी स्ट्रेट लाइन। कैसे दिखेगी? स्ट्रेट लाइन। मैं इसको ऊपर बनाता हूं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं। ये लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये वेक्टर मैंने पहले ही बढ़ा दिया है, इसको वेक्टर R है। ठीक है, जहां पर है सन, यह है सन, और सन के पास में O पॉइंट लिए थे, जहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, और जहाँ पर था P, और यहाँ पर Q रखे थे, यहाँ पर रखे थे S। ये एंगल था थीटा, तो ये एंगल कितना था? ये एंगल तो एंगल था 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब मजा आएगा। यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा? ये लगभग स्ट्रेट लाइन हो, सॉरी ये जो ए वाला जो कर्व है वो क्या हो जाएगा? वो लगभग स्ट्रेट लाइन की पूरी तरह से क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन किसके बराबर होगी? तो इसी को तो हम स्ट्रेट लाइन जूम कर रहे हैं ना, इसी को छोटा सा होने की वजह से क्या हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, सीधी दिख रही है ना। यही छोटी सी जो है, ये छोटी सी डिस्टेंस जो यहाँ पे जो छोटी सी डिस्टेंस, जो छोटा सा जो कर्व जो चल रहा है, डिस्टेंस जो चल रहा है, वही डिस्टेंस हो तो हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना काटने के वजह से। तो यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी VDT के बराबर, VDT के बराबर। अगर हम अब मैं इसको इरेज करूं, क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूं? हाँ सर कर दीजिए। ये लीजिए, मैं इस बात को समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे मैंने छोटा एरिया समझाने के लिए आपको यहाँ पे इस फिगर को ड्रा किया था। यहां पर अगर हम साइन थीटा लिखें, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू लिखे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, साइन कितना? थीटा का वैल्यू कितना? तो 180 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा? ये वाला परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज ए वाला, और ए वाला क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर तो पता नहीं, तो पी को पी ही छोड़ दिए, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर? VDT के बराबर। तो यहां से साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन VDT। तो यहां से परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या आ जाएगा? VDT साइन थीटा, VDT साइन थीटा। क्लियर? यानी कि हमें ए वाली जो लाइन थी PQ परपेंडिकुलर के बराबर, जो PQ जो परपेंडिकुलर के बराबर में थी, इस तरफ लिखते हैं, PQ जो परपेंडिकुलर के बराबर थी वो कितना आ गया? वो हमारा आ गया VDT साइन थीटा। बात समझ में आ रही है नहीं? तेरे को बात समझ में आ रहा है नहीं? देखो जब तक समझोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। मैं बार बार एक ही चीज कर रहा हूं कि भाई जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तेरे को मजा नहीं आएगा, वो फीलिंग नहीं आएगी। जो फीलिंग ना क्या फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग यहां पे नहीं आएगी। थोड़ा सा वाव मस्त फीलिंग, तो वो चीज यहां पे लिया करो। फिजिक्स है,
जब तक फिल्म देते तो मजा नहीं आएगा, तो मजा लेके पढ़ो, ठीक है, मजा लेना, हंसते मुस्कुराते सॉरी, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ो। यहां पे परपेंडिकुलर पी क्यू किसके बराबर, वी डी टी किसके बराबर, तो वो है वी डी टी साइन थीटा के बराबर, ठीक है। यहां पे परपेंडिकुलर मिल गया, ये हमको पता है कि ये बेस किसके बराबर, आर के बराबर है। देखो ये किसके बराबर, ये आर के बराबर, आर के बराबर है ना, यहां भी आर यहां भी आर, किसके बराबर, आर के बराबर। अच्छा हमें यही एरिया चाहिए ना, डीए, यही वाली एरिया था ना डीए, यही वाली एरिया है ना, बस मैंने इसको क्या किया, इसको जूम कर दिया है, ये जो छोटी सी एरिया को यहां पे जूम कर दिया, ये वाली एरिया कितना था, तो ये वाली एरिया था डीए। अगर हम यहां पे इस ट्रायंगल के बड़े वाले, कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ओ पी क्यू का अगर एरिया लिखे तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, और 1/2 एरिया पर, एरिया इसका क्या है, इसका एरिया किसके बराबर, डीए के बराबर, तो डीए बराबर 1/2 इंटू परपेंडिकुलर, यानी क्या, पी क्यू, और पी क्यू किसके बराबर, तो भी डी टी साइन थीटा के बराबर, इंटू बेस किसके बराबर, आर के बराबर। तो यहां से हो जाएगा कि डीए इक्वल टू 1/2, छोड़ो 1/2 को, हाँ चलो लिखो 1/2 आर भी डी टी साइन थीटा। हाँ क्या अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, हमारा डेरिवेशन आ गया, क्या हमारा डेरिवेशन आ गया, अभी नहीं आया है रजा, इसे कैसे आ जाएगा, इतना जल्दी आ जाएगा, इतना तुम इजी समझ रहे हो, इतना जल्दी कैसे आ जाएगा, इतना जल्द नहीं आएगा। अब देखो लेकिन अच्छा कुछ कुछ इसमें कुछ कुछ इसमें मिल रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे डीए मिल गया है, dt मिल गया है, भी है, डी और dt तो मिल गया है, तो इसका मतलब कि लगता है कि अब हमारा दाल गल जाएगा, लग रहा है कि अब हमारा दाल गल सकता है। अच्छा इसको यहीं पे रख के अभी रख, इसको यहीं पे छोड़ो, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दो, इक्वेशन 1। थोड़ी सी अब अलग तरीके से आप सोचो, थोड़ा सा हल्का सा, आप इधर आओ, इधर आके क्या करना है, इस फिगर को सबसे पहले अरेंज करना है, इस फिगर को सबसे पहले अरेंज करना है, इसको अरेंज करें, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो ले लीजिए, मैं इस फिगर को अरेंज करूंगा। चलो यहां पर क्या है, यहां पर अब देखो, यहां पर जब वो प्लेनेट इस तरह से इलिप्टिकल पाथ पर जब वो घूमेगी, इलिप्टिकल पाथ पर घूमेगी, यहां पर सन होगा, ये प्लेनेट कहां पर था, यहां पर था, और यहां से यहां आ गया था, तो जब ये प्लेनेट यहां पर था, तो क्या ये प्लेनेट, क्या इस प्लेनेट के ऊपर टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताओ, टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस वेक्टर एफ, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा कि टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट, तो टाउ जी इक्वल टू, टाउ जी है ना घर में आपके, टाउ जी होंगे ना, वही टाउ जी, तो टाउ जी इक्वल टू क्या होता है, तो होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, और जब ये तो पता है कि जब क्रॉस हटता है तो साइन थीटा, डॉट हटता है तो कॉस थीटा, तो हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू, चलो ठीक है, इसको हम रखते लिख लिए, इसको लिख के रख लिए, सॉरी उल्टा मैंने बोल दी, इसको मैं बोल दिया, इसको रख कर, और सॉरी इसको लिख कर मैंने रख लिया, पता नहीं आज इतना स्पीच लड़ी क्यों रहा पता नहीं यार। चलो देखो, तो जब ये प्लेनेट ऐसे घूम रहा होगा इस सन से, यहाँ पर क्या है, सन है, यहाँ पर है प्लेनेट, तो क्या यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है यार, मान लेते हैं कि प्लेनेट का मास कुछ होगा स्मॉल एम, सन का मास होगा मात्र कि कैपिटल एम, तो क्या यहाँ पर दोनों के ऊपर, क्या सन इस प्लेनेट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी, हाँ सर लगाएगी, इतना गुस्सा का रहे, लगाएगी नहीं, हम कहाँ करें कि नहीं लगाएगी, जी हाँ लगाएगी। किधर ग्रेविटेशनल फोर्स लेगी, तो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग एंड टुवार्ड्स द सन, सन की ओर क्या लगेगा, एफजी लगेगा। अच्छा हटाओ इसको थोड़ा सा, प्लेनेट का मास कितना है, स्मॉल है। अच्छा ये जो सन, अच्छा सन नहीं, इसके बाद यहां से आर फोर्स तो हमें मिल गया एफजी, अब हमें आर चाहिए, तो सन से इस प्लेनेट की डिस्टेंस कितना है,
आर, तो वो आर कौन सा, यहां से यहां पर इस तरफ हमारा आर जाए तो वेक्टर आर किस तरफ, इस तरफ, ये हो गया हमारा वेक्टर आर, इस तरफ हमारा फोर्स। तो यहां से देखो ये है मास एम, इस तरफ है आर और इस तरफ है फोर्स, दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री। कोई दिक्कत? तो एक तो हम यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है 180 डिग्री, आराम से इसको समझना, यहाँ पे बहुत बड़ा चीज मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा एक तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, किसी किसी टीचर्स या कोई कोई बुक्स में या फिर कोई कोई टीचर्स आपको पढ़ाएंगे कि वेक्टर आर को इस तरफ, वेक्टर आर यहां से ऐसे इस तरफ, वेक्टर आर भी इस तरफ, आर भी इस तरफ और साथ साथ फोर्स भी इस तरफ, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री। फोर्स कितना लग रहा है तो एफ जी के बराबर कितना, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर हम यहां पे टॉर्क लिखे तो क्या लिखेंगे, अगर हम यहां पे इसका टॉर्क लिखे तो क्या लिखेंगे, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ की जगह क्या लिख देंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन 180 डिग्री पहले लेते हैं, साइन 180 डिग्री, और जैसे ही साइन 180 डिग्री लेंगे साइन 180 और साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो टॉर्क हमारा क्या आ जाएगा 0। ध्यान से, टॉर्क हमारा क्या आ जाएगा 0। या फिर आप अपने टीचर के कहे अनुसार अगर मान ले कि आप थीटा कितना लेते हैं 0 डिग्री, यानी कि साइन यहां पे कितना हो जाएगा 0, और अगर साइन 0 डिग्री होगा, अगर साइन क्या होगा 0 डिग्री, तो भी क्या वैल्यू आएगी 0, तो फिर से हमारा टॉर्क क्या आ जाएगा 0। अगर थीटा 0 होगा तो भी हमारा टॉर्क कितना आ जाएगा 0। साइन 0 डिग्री पर भी टॉर्क 0, साइन 180 पर भी टॉर्क 0, यानी कि बार बार हमारा टॉर्क 0 होता है। और जब टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये कहां से कहां घूम गए गुरुजी, हाँ जरूर बिल्कुल। तो जब टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कांस्टेंट होगा, यानी कि एल, एंगुलर मोमेंटम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एल, एल क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई प्लैनेट इस इलिप्टिकल पाथ पर मोशन करता है सन के अराउंड में, तो उस प्लैनेट की एंगुलर मोमेंटम क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो अब बताइए कि एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू क्या होता है, तो एल इक्वल टू क्या होता है, तो एल इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। एल इक्वल टू क्या होता है, तो एल इक्वल टू होता है वेक्टर आर ना जी, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। चलिए यहां से छापिए इसके बाद, क्योंकि इरेज करें थोड़ा सा हमको जल्दी से इसको छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की बात करें जल्दी से। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट लिए। चलिए अब देखिए, अब इसको इरेज करते हैं। तो यहां पर कहां गया इरेज, हाँ थोड़ा सा हम इसको इधर का इरेज करते हैं, क्योंकि इसका तो अब हमारे पास कोई यूज है नहीं, उधर का में यूज है, तो इसको हटाते हैं अब। तो जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एल इक्वल टू क्या होता है, तो एल इक्वल होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, और वेक्टर पी का मतलब क्या है, पी क्या है, तो पी है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो यहां से एल बराबर क्या आ जाएगा आर पी साइन थीटा, और पी क्या है लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो होता है एम इंटू भी। तो क्या हम यहां से आर एम भी साइन थीटा लिख सकते हैं।
आर एम भी साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो, अब हमारा लगभग कहानी सोल्व हो गया है। देखो अब क्या करो, इस तरफ अब देखो, इस तरफ ध्यान से देखना, इस dt को इस तरफ लाओ तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा dA अपॉन dt इक्वल टू क्या बन जाएगा, बन जाएगा आर भी साइन थीटा अपॉन आर बच जाएगा, भी बच जाएगा, dt तो जाएगा साइन थीटा, हाँ ठीक है, अपॉन 2। अच्छा एक काम करो, ऊपर में m से और नीचे में m से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, यहां से आएगा कि dA अपॉन dt इक्वल टू आर एम भी साइन थीटा अपॉन 2m, और इसी आर एम भी साइन थीटा बराबर क्या है, एल है। क्या है, एल। एल को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो क्या हम इस आर एम भी साइन थीटा की जगह क्या हम ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको इधर लिख रहे हैं, यहाँ के बाद यहाँ देखिएगा इस तरफ लिख रहे हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि dA अपॉन dt इक्वल टू एल अपॉन 2m, और यही हमारा हो गया प्रूफ कि सच में dA अपॉन dt कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि लीनियर मोमेंटम प्लेनेट का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी जस्ट बताएं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट रिमेन कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट रहेगा। 2m ये सब क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, ये भी सब क्या रहेगा, ये सब कांस्टेंट रहेगा। 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास ऑफ प्लेनेट कांस्टेंट रहेगा, तो dA अपॉन dt क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यही था आपका क्या, यही था आपका केपलर्स सेकेंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ एरिया, जी लॉ ऑफ एरिया के नाम से जानते हैं। इसी केपलर सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरिया के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना, बाकी जो है विशेष फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।